गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है। बेटे ने फोन किया, पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। इतना सुनते ही मैं दौड़ पड़ा, जिस हालत में था वैसे ही मैं दौड़ पड़ा उसको बचाने के लिए। क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। किसी ने उसकी मदद नहीं करी, बोल रहे थे ठंडा पानी है हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर हम नहीं जाएंगे। क्या एक पूरा शहर मिलकर के एक इंसान की जान नहीं बचा सकता? हवा को चीरती ट्रेनें, तेज दौड़ती सड़कें, आसमान भेदती इमारतें, मिनटों में पहुंचने का वादा करती मदद, चमकते शहर के सारे प्रतिमान कोलैप्स होते हुए दिखते हैं जब संकट के पहले ही पल में सारे इंतजाम फेल हो जाएं। एक उठता उड़ता हुआ शहर कुछ फीट दूर डूबते हुए एक इंसान का हाथ जब ना थाम पाए। यह सवाल आए कि कभी इंसान प्राथमिकता थे भी या नहीं, कभी इंतज़ाम काफ़ी थे भी या नहीं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक टेकी की मौत से जो सवाल उठ रहे हैं, जिसके पीछे कारण है जान न बचाने की तत्परता, साथ ही भीषण लापरवाहियों का इतिहास, अथॉरिटी, अफसरों, बिल्डरों की मिली भगत, या उससे भी ऊपर कि क्या ही हो जाएगा का भाव। पड़ताल करेंगे कि एक मौत ने कैसे एक पूरे शहर की पोल खोल दी। एक डूबी हुई कार की छत पर एक आदमी आकर के अपनी जान बचाने की अपील करता रहा, निवेदन करता रहा, पर कोई मदद नहीं पहुंची। ऑपरेशन त्राशी वन की ओर भी हम उसका भी रुख करेंगे कि कैसे हमें अपने एक जवान को खोना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर को अब किस अदालत ने झटका दिया है और ऑक्सफैम ने भारत के रिजर्वेशन सिस्टम की तारीफ क्यों की है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा। कहते हैं कि लगातार डेवलप हो रहा है। गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें, हाईटेक दफ्तर, सुख सुविधा की तमाम व्यवस्थाएं, नए भारत का एक मजबूत इंजन। इसी नोएडा में एक युवा इंजीनियर की मौत ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। खबर आप तक पहुंची होगी, एक रिकैप आपके लिए दे देते हैं। युवराज मेहता 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नोएडा के सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रहते थे। गुरुग्राम में जॉब करते थे। 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात वो काम से घर लौट रहे थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, देख पाना कुछ भी मुश्किल हो रहा था। सेक्टर 150 के पास ही एक जगह से उन्हें मुड़ना था, लेकिन धुंध, खराब लाइटिंग और साइन बोर्ड्स की गैर मौजूदगी के चलते ये हो न सका। इस सेक्टर को बताया जाता है कि ये नोएडा के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड सेक्टर्स में से है। सबसे नया सेक्टर है, सारे प्रीमियम सोसाइटीज़ वहाँ हैं। युवराज की गाड़ी बाउंड्री वॉल से टकराते हुए नीचे गिर गई। नीचे एक बड़ा सा बेसमेंट खुदा हुआ पड़ा था जिसमें भरा हुआ था पानी। गाड़ी के गिरते ही युवराज ने अपने पिता राजकुमार मेहता को फ़ोन मिलाया, लोकेशन शेयर की और फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई। लेकिन यहाँ से तो ही ट्रेजेडी शुरू हुई थी। पिता ने पुलिस से लेकर के तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन मिलाया। एक के बाद एक टीम आते गई। हादसे की जगह लोग इकट्ठा होते गए। युवराज ने खुद गाड़ी की छत पर आकर बैलेंस बनाने की कोशिश की, लगातार मदद मांगी, लेकिन उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को रात 12:15 बजे इन्फॉर्म कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड, SDRF और NDRF की टीमें भी पहुंच गई थी, लेकिन कोई पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। युवराज के पिता का भी यही आरोप है। आने के बाद भी वो लोग मतलब मीनिंगफुल नहीं थे। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज था और केवल रस्सी से ही वो लोग फेंक रहे थे और वहाँ रस्सी जा नहीं पा रही थी। फिर उनको अल्टरनेट ऑप्शन एडॉप्ट करना चाहिए था कि बोट का लेते, यूज करते, या कोई स्विमर या डाइवर होता, वो जाकर मेरे बेटे के पास पहुंच जाते तो उसकी जान बच सकती थी। 6 बजे उनका बोट जो है प्रिपेयर हुआ रिकवरी के लिए, 6 बजे मॉर्निंग। क्या तर्क दे रहे थे, क्यों अंदर नहीं गए वो देखने के लिए युवराज को? बोले कि इसमें बहुत गहरा है, जगह जगह सरिया है, वो उसमें हम नहीं जा सकते, वहाँ पर डैमेज हो सकता है। इन आरोपों को मजबूती मिल रही है एक डिलीवरी बॉय मनिंदर के बयान से। मनिंदर के मुताबिक उस रात वो अपना आखिरी ऑर्डर डिलीवर करके लौट रहे थे। हादसे वाली जगह पर तमाम टीमें और लोग मौजूद थे, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। ऐसे में वो खुद पानी में उतरे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी,
एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। 18 जनवरी को युवराज के सोसाइटी वालों ने विरोध मार्च निकाला, अथॉरिटीज पर संगीन आरोप लगाए, कहा कि सिर्फ और सिर्फ लापरवाही ने युवराज की जान ली है। उनके पास कोई रस्से नहीं थे, उनको किसी को स्विमिंग नहीं आती थी। वो 2 घंटे तक वो बच्चा जिंदा रहा, फ्लैश लाइट जला के बोलता रहा कि मुझे बचा लो। सामने वो कितनी दर्दनाक मतलब ये सिचुएशन है। हमारी जो मांग है, हमारी सुरक्षा की मांग है। ये एक बच्चे के साथ में हो गया, ये आगे किसी और के साथ ना हो, तो ये अथॉरिटी और प्रशासन इसके लिए जरूरी कदम उठाए। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। एक बड़ा सवाल उस स्पॉट को लेकर के भी है। उस जगह बैरिकेडिंग क्यों नहीं हुई, वहाँ साइन बोर्ड्स क्यों नहीं थे, वो भी तब जब 2 हफ्ते पहले ही ठीक इसी जगह पर एक ट्रक भी पानी में गिर गया था। स्थानीय लोगों ने रस्सियों के जरिए ड्राइवर की जान बचाई थी। यानी प्रशासन को भली भांति पता था कि ये इलाका एक्सीडेंट प्रोन है, लेकिन इसके बाद भी वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। हादसे के बाद बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम सेक्टर 50 के उसी जगह पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो वॉल है क्षतिग्रस्त हो रखी है और स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी इस तरह के हादसे हुए। शुक्रवार को युवराज की कार इस पानी के अंदर घुसी, उसके बाद कई घंटों तक जो युवराज है उस पानी में फंसा रहा। अपने पिता को उसने कॉल किया, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन ये है कि यहाँ पर फायर 3 विभाग के लगभग 80 कर्मचारी, 3 विभाग कौन कौन से, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और SDRF की टीम वो यहाँ पर थी। लेकिन संवेदनहीनता ये है कि पिता का आरोप है कि जो अधिकारी है वो इस वजह से पानी में नहीं उतरे, क्योंकि उनका कहना था एक तो पानी ठंडा है और अंदर सरिया भी हो सकता है। तो घंटों तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि एक पिता के सामने बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब देखिए, हालत ये है कि जब ये हादसा हो गया है तब यहाँ पर एक बैरिकेटिंग कर दी गई है, खाना पूर्ति यहाँ पर की गई है। दिल्ली से सटे नोएडा का ये हाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पानी भरे बेसमेंट में ये गाड़ी गिरी उसे बरसों पहले MAJ विश टाउन प्लानर और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनियों को अलॉट किया गया था, लेकिन बहुत लंबे समय से यहाँ काम बंद था और इसी की वजह से खुदाई के बाद यहाँ पानी भर गया। जानकारी के मुताबिक युवराज के पिता की शिकायत पर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इधर पुलिस और बाकी अथॉरिटीज ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। कार्रवाई के नाम पर ट्रैफिक सेल में तैनात एक जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल पाया कि 80 लोगों की टीम युवराज की जान क्यों नहीं बचा पाई। पर क्या समय आ गया है कि जब लापरवाहियों का हिसाब हो। शाम होते होते खबरें आई कि घटना का यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। CM ने निर्देश दिया, जिसके बाद जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन हुआ। डिविजनल कमिश्नर मेरठ के नेतृत्व में SIT बनी है, जिसमें ADG जोन मेरठ और चीफ इंजीनियर PWD को शामिल किया गया है, जो 5 दिनों में जाँच करके CM को रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही ये खबर भी आई कि नोएडा अथॉरिटी के CEO M लोकेश को भी उनके पद से हटा दिया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट जब आएगी तब देखेंगे। अभी सामने है युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो बताती है कि दम घुटना और दिल का दौरा पड़ना उनकी मौत की प्रमुख वजहें हैं। उनके दिमाग और फेफड़ों में पानी भर गया, नाक पूरी तरह से जाम हो गई। मतलब लड़ते लड़ते डर और ठंड से हार्ट अटैक और दम घुटने से मौत। ये मेडिकल वजह हैं, लेकिन असल वजह है सिस्टम की संवेदनहीनता, करप्शन, कामचोरी और लापरवाही। इस मायने में ये हादसा नहीं हत्या है, जिसमें अब निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई के नाम पर सख्त कार्रवाई करते दिखने की कवायद चल रही है।
और यहीं से बड़ी पिक्चर की बात हो रही है, जिसमें नोएडा के बिल्डर्स और रोड सेफ्टी का जिक्र हो रहा है। सोशल मीडिया चलाइए तो शायद ही ऐसा कोई दिन बीते जब नोएडा से बिल्डर्स की तानाशाही वाली खबरें ना आए। हर रोज़ पीड़ित रेजिडेंट्स शिकायतें करते नजर आते हैं, कभी सेफ्टी को लेके, कभी वसूली को लेके, कभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर। कार्रवाई होती दिखती नहीं है और इन बिल्डर्स के लिए भी नियम कानून बस कागज़ों में ही लिखे रह जाते हैं। इस मामले में ये सवाल भी उठ रहा है कि जब प्लॉट 2 बड़े बिल्डर्स के नाम पर अलॉट था और वहाँ लंबे समय से काम नहीं हो रहा था, तो इन बिल्डर्स ने इसे सिक्योर क्यों नहीं किया? अगर बिल्डर्स ने सिक्योर नहीं किया तो नोएडा अथॉरिटी कोई कदम क्यों नहीं उठा सकी? ये किस दर्जे की लापरवाही चल रही है? नोएडा को देखिए तो ऐसा लगता है कि एक अनियंत्रित कंक्रीट का जंगल उगाया है, गगनचुंबी इमारतें, मॉल्स, चौड़ी सड़कें, लेकिन कंट्रोल और सेफ्टी नदारद। अथॉरिटी की इतनी ज्यादा गलती है। 15 दिन पहले भी इसी सेम जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ था। इसकी वजह से एक ट्रक फंस गया था उस नाले की में और नाला टूट चुका है, तो उस नाले को भी इन्होंने अभी तक रिपेयर नहीं कराया, जिसकी वजह से ही वो गाड़ी आगे जाके उसमें तालाब के अंदर फंस गई। और इसके बाद भी 3 घंटे तक प्रयास चलता रहा निकालने का, लेकिन SDRF तक को बुला लिया गया, जो कि इन सब मामलों में एक्सपर्ट होती है, बट वो तक नहीं निकाल पाई। तो अब हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सब चीजों को मतलब रोक सकते हैं? और ये सिर्फ हादसे के बाद उठ रही शिकायतें नहीं हैं, अखबारों के पन्ने इसी तरह की शिकायतों से भरे रहते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, हर जगह से शिकायतों की भरमार। लेकिन नोएडा अथॉरिटी सुनती नहीं, और जब सुनती है तो फिर वही सवाल उठते हैं, क्या बिल्डर्स के साथ कोई नेक्सस है इनका? क्या कोई राजनीतिक दबाव रहता है, या फिर तीनों का एक अलग सिस्टम चल रहा है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है? और यही पहलू जुड़ता है नोएडा में रोड सेफ्टी से। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि नोएडा में सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 8 महीनों में हर दिन एक शख्स की जान रोड एक्सीडेंट की वजह से गई। पहले 8 महीने में हर दिन 2 लोग घायल हुए, यानी हर दिन औसत 3 एक्सीडेंट। पिछले आंकड़ों से तुलना करने पर यह करीब 12% की बढ़ोतरी है। नोएडा में रोड एक्सीडेंट में डेथ रेट करीब 2.5% बढ़ा है। ये थी पूरी तस्वीर। आपने देखा कि इन हादसों की एक बड़ी जिम्मेदारी सिस्टम के हाथों में है, और सिस्टम बनता है हमसे, यानी हमारा काम है जवाबदेही तय करना। वो हम करते रहेंगे, क्योंकि तब ही चीज़ें बेहतर होंगी। अब बारी सुर्खियों की। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कुलदीप सेंगर इस वक्त जेल में पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी सजा काट रहा है। इसी सजा को निलंबित करने के लिए उसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज कर दी गई है। 19 जनवरी को कोर्ट ने कहा कि भले ही सेंगर लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन सिर्फ देरी के आधार पर उसे राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये देरी आंशिक तौर पर उसी की वजह से हुई है। उसने अपनी सजा के खिलाफ अपील में बार बार कई अर्जियां दाखिल की, जिसके चलते ये देरी हुई। पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस मर्डर केस में 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। ये सजा उसे 13 मार्च 2020 को एक ट्रायल कोर्ट ने दी थी। साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का भी दोषी पाते हुए दिसंबर 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ भी सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने उस सज़ा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, लेकिन 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद उसकी सज़ा वापस बहाल हो गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में एनकाउंटर के दौरान एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। 18 जनवरी की रात किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। इन्हीं में एक आर्मी हवलदार गजेंद्र सिंह भी थे, जिन्होंने 19 जनवरी को दम तोड़ दिया। इस बारे में सेना की व्हाइट नाइट कोर ने जानकारी दी। बताया कि स्पेशल फोर्सेस के हवलदार गजेंद्र सिंह ने ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान सिंहपुरा इलाके में आतंक विरोधी अभियान को बहादुरी से अंजाम देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। 19 जनवरी की सुबह ऑपरेशन रोका गया। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले के छन्नू इलाके में दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये तलाशी छन्नू की ऊपरी पहाड़ियों और घने जंगलों में की जा रही है। इससे एक दिन पहले सिंहपुरा इलाके के ऊंचाई वाले स्पॉट्स पर आतंकी मजबूत पोजीशन लिए हुए बैठे थे। आतंकियों ने सर्च पार्टी पर ग्रेनेड फेंके और AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। इसी की वजह से देश के 8 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जंगलों से नीचे लाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अनुमान है कि चेनाब वैली के पहाड़ी, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में घने जंगलों में करीब 35 आतंकवादी छिपे हुए हैं। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण उनकी आवाजाही सीमित हो जाती है, जिससे सुरक्षा बलों को उन्हें घेरने का बेहतर मौका मिल रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अरबपतियों की बढ़ती ताकत पर गंभीर चिंता जताई है। चिंता जताते हुए ऑक्सफैम ने भारत की आरक्षण व्यवस्था को एक असरदार मिसाल के रूप में पेश किया है। कहा गया कि इस कोटा सिस्टम के जरिए राजनीतिक ताकत को ज़्यादा बराबरी के साथ बांटा जा सकता है, कुछ इस तरह की आम नागरिकों को ताकत मिल सके। अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने कहा कि आम लोगों के मुकाबले अरबपति करीब 4000 गुना ज़्यादा संभावना रखते हैं कि वे किसी राजनीतिक पद पर पहुंचें। संगठन के मुताबिक ये आंकड़ा दुनिया भर में राजनीतिक ताकत के असंतुलन को साफ साफ दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब ताकत सिर्फ कुछ लोगों के बजाय बहुत से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो। भारत का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूहों के लिए राजनीतिक आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों को भी प्रतिनिधित्व पाने का मौका देता है। संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एकत्र होने और संगठन बनाने की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए ताकि नागरिक, पत्रकार, आंदोलन और संगठन खुल करके बोल सकें और विरोध दर्ज करा सकें। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।